प्रणय की एक जोर की चीख से नींद खुलती है। एक औरत की डर से भरी हुई आवाज। मेरे कमरे का दरवाजा किसी ने बहुत जोर से बंद करा है। उसकी आंखें नहीं थी, बस वहाँ पे काले गड्ढे थे। उसकी पूरी बॉडी मिट्टी से सनी हुई थी। ऐसा लगा किसी ने मेन डोर खोला है और बहुत हल्के कदमों से कोई उसकी तरफ ऊपर आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी बॉडी धीरे धीरे सड़ रही है। कभी आपको ऐसा लगा है कि कोई आपको देख रहा हो किसी खाली खिड़की से या किसी अंधेरे कमरे के कोने से? हाय, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं थोड़ा स्केरी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपके पास भी कोई हॉरर इंसिडेंट है और आप चाहते हैं कि मेरे थ्रू वो जनता तक पहुंचे, तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरी ईमेल आईडी naveenkumar6539@gmail.com या फिर मेरे इंस्टाग्राम थोड़ा स्केरी पे। प्रणय, जो देहरादून का रहने वाला था और अपनी जॉब की वजह से दिल्ली शिफ्ट हुआ था। उसकी जॉब एक बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी में लगी थी। उसके लिए सब कुछ नया था, नए लोग, नई जगह, नया इन्वायरमेंट, बट वो खुश था क्योंकि वो घर का पहला लड़का था जो एक छोटे से गांव से निकल के एक इतने बड़े शहर में, वो भी एक इतनी बड़ी कंपनी में काम करने वाला था। अभी उसे काम करते हुए 1 महीना भी नहीं हुआ होगा कि उसकी मम्मी का उसे अचानक से कॉल आता है कि बेटा, तेरे पापा की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और मैं यहाँ पे अकेले सब कुछ नहीं संभाल पा रही, तो जल्दी से गांव आ जा। तो वो अपनी कंपनी में मेल करता है और बताता है कि मेरे घर में ऐसी सिचुएशन हो गई है और वहाँ से वर्क फ्रॉम होम लेके देहरादून के लिए निकल जाता है। उसके पापा एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। उसको ये लगा कि अगर ये ज़्यादा दिन यहाँ रहेंगे तो उन्हें कुछ हो ना जाए। वो तुरंत ही अपने पापा को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करता है। पर एक प्रॉब्लम थी, हॉस्पिटल उसके घर से बहुत ज़्यादा दूर था और रोज़ अप डाउन करने में उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो वो सोचता है कि आसपास ही कोई जगह ले लेते हैं तो अप डाउन करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी और मैं पापा के साथ ज़्यादा टाइम भी स्पेंड कर पाऊंगा। वो 2 महीने के लिए घर रेंट पे लेता है जिसमें नीचे एक किचन और हॉल था और ऊपर 2 रूम थे। उसे इतनी अच्छी डील इतने कम पैसों में मिल रही थी तो वो फटाफट एडवांस देता है और अपने घर से जो छोटा मोटा डेली यूज़ का सामान था वो यहाँ पे शिफ्ट कर लेता है। इस वाले घर से जो हॉस्पिटल था वो भी 15-20 मिनट की दूरी पे ही था, तो उसे आने जाने में कोई दिक्कत भी नहीं होती थी। उसकी मम्मी दिन रात उसके पापा के पास ही रहती थी हॉस्पिटल में और बस फ्रेश वगैरह होने के लिए घर आया करती थी। कुछ समय बाद तक भी प्रणय के पापा की हालत में कुछ खास चेंजेस नहीं थे, पर हाँ, उनकी हालत अब बिगड़ नहीं रही थी। अब वो स्टेबल थे। प्रणय ज़्यादातर रूम पे ही रहता था अपने काम की वजह से, बट बीच बीच में वो हॉस्पिटल के चक्कर लगा लिया करता था, जैसे कभी डॉक्टर से बात करने के लिए या कभी दवाइयाँ लेने की वजह से या फिर मम्मी को खाना वगैरह देना होता था तब। उसे वहाँ रहते रहते अभी 8-10 दिन ही हुए होंगे, बट इतने दिनों में ही उसकी पड़ोसियों से अच्छी खासी बातचीत होने लग गई थी। नेहा, राकेश और उसके 2 बच्चे। राकेश जो एक नाइट शिफ्ट ड्यूटी करता था और नेहा जिसे बुक्स पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, तो वो कई बार अपने लॉन में बुक्स पढ़ती हुई दिखाई देती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके पापा की तबीयत भी अब धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गई थी कि तभी अचानक एक रात 2:30 बजे के करीब प्रणय की एक जोर की चीख से नींद खुलती है। एक औरत की डर से भरी हुई आवाज। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। प्रणय जल्दी से उठता है, शॉल लपेटता है और भाग के मेन डोर की तरफ जाता है और वो जैसे ही गेट खोलता है उसे लगा वो किसी चीज से टकराया। जब वो ध्यान से देखता है तो आरव और दिया थे, नेहा के दोनों बच्चे। दोनों बुरी तरीके से रो रहे थे, मुंह पूरा लाल हो चुका था, आंखों में एक डर था और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जो उन्हें शायद नहीं देखना चाहिए था। प्रणय अभी उनसे कुछ पूछता ही कितने में नेहा भी उसके पास भागती हुई आई। उसकी हालत भी वैसी ही हो रखी थी, वो बुरी तरीके से हाँफ रही थी और उसकी आंखों में भी एक डर था। प्रणय ने पूछा, क्या हुआ? नेहा बोली, मैं किचन में पानी पीने गई थी, तभी मुझे आवाज आई कि कोई सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रहा है कि तभी अचानक बच्चों के रूम का डोर खुलने की आवाज़ आती है। दिया जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज़ सुन के मैं भाग के ऊपर गई और मैंने देखा दोनों बच्चे बुरी तरीके से रो रहे थे कि तभी अचानक मुझे आवाज़ आती है कि मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने बहुत ज़ोर से बंद करा है। मैं ये सुन के बहुत ज़्यादा डर गई और दोनों बच्चों को लेके सीधा तुम्हारे पास आ गई। प्रणय ने ये सब सुन के पूछा कि राकेश कहाँ है? तो नेहा बोलती है, वो तो ड्यूटी के लिए गए हुए हैं। प्रणय ने बोला, तुमने देखा उसे? नेहा ने बोला, नहीं, मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं वहाँ जाके देखूँ कि वो कौन है। प्रणय को अभी भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि पक्का शायद उसके घर में कोई चोर घुसा होगा। वो नेहा को बोलता है, कोई बात नहीं, तुम डरो मत, एक काम करो, तुम मेरे वाले रूम में चले जाओ बच्चों को लेके और वहाँ जाके पुलिस को इन्फॉर्म करो और बताओ यहाँ पे क्या सिचुएशन है। मैं जब तक जाके देखता हूँ कि वहाँ पे कौन है। नेहा ऐसा ही करती है। वो दोनों बच्चों को लेके
ऊपर चली जाती है और प्रणय वो नेहा के घर के गेट के पास जाके खड़ा हो जाता है। तो इतनी रात, ऊपर से पूरे घर में अंधेरा। अगर आप प्रणय की जगह होते तो क्या करते? पुलिस के आने का वेट करते या ज़्यादा से ज़्यादा मेन डोर को लॉक कर देते कि अगर कोई चोर होगा तो वो पुलिस के आने तक बाहर ना निकल पाए। बट प्रणय ऐसा नहीं करता। ये भाई साहब अकेले ही चले जाते हैं चोर का मुकाबला करने के लिए। अंदर सिर्फ अंधेरा था और पूरी तरीके से शांति। उसे डर भी लग रहा था और उसे ये जानना भी था कि अंदर कौन है। होते हैं ना कुछ लोग जिनकी फटी भी पड़ी रहती है बट उनको जानना भी होता है कि आखिर हो क्या रहा है। तो उसी चक्कर में वो भी धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर वाले रूम की तरफ जा रहा होता है कि अचानक से एक रूम की लाइट ऑन हुई। वो एकदम से वहीं पे रुक गया। अभी वो कुछ सोचता ही कि उतने में उस रूम की लाइट वापस ऑफ हो गई। फिर ऑन ऑफ। प्रणय एक बार को सोचता है कहीं राकेश और नेहा मिलके मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे। फिर उसके दिमाग में ये भी आता है कि जैसी उनकी हालत थी उनको देख के ऐसा लग तो नहीं रहा था कि वो प्रैंक कर रहे हैं। और चलो मान लो एक बार को राकेश और नेहा प्रैंक कर भी रहे हो, पर जो बच्चे थे उनकी हालत तो बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही थी कि वो प्रैंक कर रहे हो। उनको देख के तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज से बुरी तरीके से डरे हुए हैं। प्रणय भी ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से वो लाइट वापस ऑन हुई और इस बार उसे वहाँ पे कोई दिखता है। एक औरत, एक बूढ़ी औरत। उसके बाल पूरी तरीके से बिखरे हुए थे। उसकी आंखें नहीं थी, बस वहाँ पे काले गड्ढे थे। उसकी पूरी बॉडी मिट्टी से सनी हुई थी और उसके फेस पे एक बहुत अजीब सी और वियर्ड सी स्माइल थी जो कि प्रणय को लगातार उस खिड़की से देखी जा रही थी। अभी उसने वो देखा ही होता है कि अचानक लाइट्स वापस ऑफ हो जाती हैं और उसे एक आवाज़ आती है डोर खुलने की। वो इतनी बुरी तरीके से डर जाता है कि वो भाग के सीधा अपने घर की तरफ जाता है और जाके ज़ोर ज़ोर से अपना डोर नॉक करने लगता है। नेहा गेट खोलती है और वो हाँफते हुए नेहा से पानी मांगता है और पानी पी के वो अपने आप को थोड़ा शांत करता है। नेहा उसकी ऐसी हालत देख के पूछती है क्या हुआ? तो प्रणय बोलता है कुछ नहीं। तुमने पुलिस को कॉल करा? तो नेहा ने बोला हाँ मैंने उनको कॉल कर दिया है, वो आने वाले होंगे। प्रणय बस इतना बोलता है पुलिस के आने का वेट करते हैं। पुलिस आई, पूरा घर अच्छे से चेक हुआ बट वहाँ कुछ नहीं था, या फिर जो था वो शायद उनको दिखाई नहीं दिया। बाकी सब तो ठीक हो चुका था। नेहा और उसके बच्चे इस इंसिडेंट को भुला भी चुके थे बट प्रणय वो हफ्तों तक ठीक से सो नहीं पाया क्योंकि जब भी वो अपनी आंखें बंद करता उसको वही भयानक सा चेहरा उसके सामने दिखाई देता था। सुबह ऑफिस का काम और हॉस्पिटल के लगातार चक्करों की वजह से वो पूरी तरीके से थक जाता था और रात में उसकी नींद भी ढंग से पूरी नहीं हो पा रही थी। अब वो धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो गया था। खाना ना खाने और नींद पूरी ना होने की वजह से अब वो काफी पतला होता जा रहा था। अचानक एक दिन जब वो अपने हॉल में बैठ के अपने ऑफिस का काम कर रहा होता है तभी उसको गेट पे एक नॉक सुनाई देता है। वो उठ के जाता है और पीप होल से देखता है तो वहाँ नेहा खड़ी थी। वो दरवाज़ा खोलता है और नेहा एक वियर्ड सी स्माइल देके अंदर चली जाती है। ना हाय ना हेलो, एक अजीब सी स्माइल। प्रणय को ऐसा लग रहा था कि ये स्माइल उसने शायद पहले कहीं देखी हुई है। वो स्माइल नेहा की नहीं लग रही थी। प्रणय पीछे मुड़ता है देखने के लिए कि नेहा कहाँ गई कि तभी उसे बच्चों की खेलने की आवाज आती है। वो घूम के देखता है तो नेहा के लॉन में उसके दोनों बच्चे खेल रहे थे और नेहा भी वहीं पे थी। प्रणय एकदम से फ्रीज हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। अगर नेहा वहाँ लॉन में है तो अभी उसके सामने से हॉल की तरफ कौन गया? वो जल्दी से अंदर गया और हर जगह को जाके चेक करा कि आखिर वो कौन था, पर वहाँ पे कोई नहीं होता। कि तभी उसकी मम्मी का कॉल आता है कि बेटा पापा की कुछ दवाइयाँ लेनी है और डॉक्टर भी तुझसे कुछ बात करना चाहते हैं तो तू जल्दी से यहाँ पे आ जा। वो फटाफट घर लॉक करता है और जल्दी से हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल का सारा काम निपटा के लगभग 2 बजे के करीब वो अपने घर में आता है और उसके दिमाग में अभी भी वही सारी चीजें चल रही थी कि आखिर वो लड़की कौन थी और आज मेरे साथ ये हुआ क्या है। वो फ्रेश वगैरह होके कुछ हल्का फुल्का खाता है और जाके सीधा बेड पे लेट जाता है। वो लेटे लेटे सीलिंग को घूर रहा था क्योंकि इतना कुछ होने के बाद नींद उसकी आंखों से उड़ चुकी थी कि तभी उसे नीचे से एक आवाज आई। ऐसा लगा किसी ने मेन डोर खोला है और बहुत हल्के कदमों से कोई उसकी तरफ ऊपर आ रहा है। तभी अचानक से लाइट चली जाती है। पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। बस एक हल्की सी रोशनी उसके कमरे में आ रही थी, वो भी स्ट्रीट लाइट की वजह से। प्रणय बेड से उठने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है बट वो हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। तभी उसे सुनाई दिया कि उसके बेडरूम का दरवाजा
धीरे धीरे अपने आप खुल रहा है। वो अपनी गर्दन भी नहीं हिला पा रहा था। तभी अचानक से उसे दिखाई देती है एक परछाई जो उसके सामने वाली दीवार पे बन रही थी और वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी कि तभी अचानक वो औरत उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। वो वही औरत थी, लंबी, धुंधला चेहरा, फटे पुराने कपड़े, लेकिन इस बार उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो हवा में उड़ रही है। प्रणय बुरी तरीके से डरा हुआ था। उसके पूरे कपड़े पसीने से भीग चुके थे। वो हवा में तैरती हुई प्रणय के पास आती है। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी बॉडी धीरे धीरे सड़ रही है। प्रणय चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि कोई आए और उसे बचा ले। वो प्रणय के पास आई और वही अजीब सी क्रीपी स्माइल करने लगी और उसने अपना हाथ उसके सर पे रखा। प्रणय को ऐसा लगा किसी ने उसके सर पे एक बर्फ की सिल्ली रख दी हो। उसका हाथ पूरी तरीके से ठंडा पड़ा हुआ था। प्रणय ये देख के बुरी तरीके से डर जाता है और वहीं पे अपने बिस्तर में उसका टॉयलेट निकल जाता है। तभी अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं। वो घबरा के उठता है और देखता है उसके आसपास कोई नहीं था। रूम की लाइट्स ऑन थी। उसे लगता है कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा था, बट वो सपना नहीं था। उसने असलियत में अपने बेड पे टॉयलेट कर दिया था और उसके रूम का दरवाज़ा जो उसने खुद बंद करा था वो खुला हुआ था। वो समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं था। वो जल्दी से उठता है और अपने कपड़े चेंज करता है और उसी वक्त हॉस्पिटल चला जाता है। और वो इतना ज़्यादा डर चुका था कि वो अपने घर से जो छोटा मोटा सामान लेके आया था वो सारा सामान वो वहीं छोड़ देता है। वो देहरादून छोड़ देता है और अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली चला जाता है और अपने पापा का इलाज वहीं दिल्ली में करवाता है। पर आज भी उसे रात को ऐसा लगता है कि कोई उसके पास है या फिर कोई उसे कोने से घूर के देख रहा है। वो आज भी अपनी घर की सारी लाइट्स ऑन करके सोता है। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे। थैंक यू। बी सेफ।